हमारी संडे की पहली बड़ी स्टोरी चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल से है। शनिवार को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। उम्मीद थी इसके बाद यहां लोकतंत्र का पर्व शांति के साथ मनाया जाएगा, लेकिन इसके बाद एक बार फिर यहां से हिंसा की तस्वीरें सामने आई। इस बार कौन निशाना बना, किसके चुनावी रंग में भंग डालने की कोशिश की गई, ये जानकारी आपको संडे की बड़ी स्टोरी में हम देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पहले चरण के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में कितनी सीटें जीतने का दावा किया है। उस दावे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या तंज कसा है, सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की सियासत में ये शब्द आप कई दिनों से सुन रहे हैं। खेला हो। यहाँ किस खेला की बात की जाती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ राजनीतिक हिंसा का खेला खूब खेला जा रहा है। यह है पश्चिम बंगाल की बीजेपी सांसद और चुचुरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी शनिवार की शाम को कोलकाता के रविंद्र नगर कालीतला मैदान पर वसंत उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन यहां उन पर कुछ लोगों ने रंग फेंक दिया। इसके बाद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने ही उन पर जहरीला रंग फेंका। প্রচুর ভিড় ছিল, গান হচ্ছিল, তো আমি চোখে হাত দিই, তারপর হঠাৎ করে ধাক্কাই যে কে মারলো, তখন দেখি পুরো ৩-৪টে লোক একদম মানে তৃণমূলের ব্যাচ পড়েছিল, পেছন দিকে ছিল এবং ৩-৪টে লোক মানে ইচ্ছাকৃতভাবে মানে তারাই ছুড়ে মেরেছে এবং তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে। इस घटना पर टीएमसी की प्रतिक्रिया भी आई। टीएमसी ने लॉकेट चटर्जी पर हमले के आरोपों से इनकार किया। लेकिन आप देखिए कि बंगाल के चुनाव में हिंसा का दौर लगातार जारी है। शनिवार को वोटिंग वाले दिन भी नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ था। पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी और पुलिस कर्मियों के बीच हुई झड़प की तस्वीर सामने आई थी। इसीलिए सवाल उठता है कि बंगाल में चुनाव जीतने के लिए हिंसा का खेला क्यों? मारबो पीटबो से बंगाल जीतबो। यहाँ के पुलिस जो उनके इशारे पर काम करती है, आज नहीं करे, उनको पता चल गया परिवर्तन हो रहा है, इसे उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा यहाँ तक कि सेंट्रल फोर्स को भी किया जा रहा है प्रेशर में लाने के लिए। कोई आज प्रेशर में नहीं है, आज ममता बनर्जी और टीएमसी प्रेशर में, इसलिए इस प्रकार हरकत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी 7 चरण के चुनाव बाकी हैं और पहले चरण के बाद से ही यहाँ जीत हार के दावे भी किए जाने लगे हैं। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में इस बार 200 प्लस सीट जीतेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शाह के इस दावे पर तंज किया। पूर्वी मिदनापुर की रैली में बिना अमित शाह का नाम लिए कहा कि बीजेपी को इस बार चुनाव में बिना रस का रसगुल्ला मिलेगा। 30টা सीटे ভোট হয়েছে, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আপনি বলুন কটা সিট পাবেন, আমি কি করে জানবো কটা সিট পাবো? বিজেপির এক নেতা আজকে বলেছেন 30টার মধ্যে 26 हमको मिलेगा। रसगुल्ला खावे, रस छाड़ा रसगुल्ला। वैसे ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम में पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि वो यहाँ अस्थायी घर बनवाएंगी। ये भी दावा किया कि उनकी मौत के बाद उन्हें लोग आंदोलन वाली भूमि कन्या के नाम से जानेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी 28 मार्च से 1 अप्रैल तक नंदीग्राम में ही रहेंगी। इस दौरान वो रैली और घर घर प्रचार करेंगी। 30 मार्च को नंदीग्राम में अमित शाह भी रोड शो करेंगे। 1 अप्रैल को नंदीग्राम सीट पर मतदान होगा। यानी अब बंगाल में खेला नंदीग्राम पर जोरदार होगा और नंदीग्राम का ये खेला बंगाल की तकदीर लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी महाराष्ट्र से आई है। क्या अनिल देशमुख एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर हैं
ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि आज शिवसेना ने सामना में अनिल देशमुख पर यही कहते हुए निशाना साधा जिस पर सियासी हंगामा मच गया। सरकार में सहयोगी एनसीपी ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने दोनों की इस लड़ाई में एनसीपी को नहीं, शिवसेना को लपेटे में लिया। वैसे इसके पीछे भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। क्या आपने शिवसेना का मुखपत्र सामना पढ़ा? सबसे पहले आप इसकी हेडलाइन देखिए। लिखा है, महाराष्ट्र के चरित्र पर सवाल, डैमेज कंट्रोल की दुर्गति। इसमें आगे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सवाल उठाया गया। लिखा गया कि सचिन वझे को मुंबई पुलिस का असीमित अधिकार किसके आदेश पर दिया, ये जांच का विषय है। सचिन वझे मुंबई पुलिस आयुक्तालय में बैठकर वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। फिर शिवसेना ने इसके बाद अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर बताया। सामना में इस लेख से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के अंदर तूफान मच गया। एनसीपी ने सहयोगी शिवसेना के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अनिल देशमुख जी 5 बार विधायक चुने गए, 18 साल वो राज्य मंत्री और मंत्री पद पे रहे और पवार साहब ने सोच समझ के उन्हें जिम्मेदारी दी। वो एक्सीडेंटल गृह मंत्री नहीं है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शिवसेना को गठबंधन सरकार में नमक न डालने की नसीहत दे दी। अनेकदा पवार साहेबांनी या राज्याचे मुख्यमंत्री कोण असावेत एकत्र काँग्रेस असताना ठरवलेलं आहे। सुधाकरराव नाईक असतील किंवा इतरांना संधी दिली किंवा राज्याचं उपमुख्यमंत्री कोण असावं, राज्याचे मंत्री कोण असावेत। त्याच्यामुळे अशा एकंदरीत वातावरणामध्ये महाविकास आघाडी सरकार कामकाज करतंय। हे कामकाज पाहत असताना कुठेतरी त्याच्यामध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये। इस बीच अनिल देशमुख भी सामने आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उन्होंने खुद ही मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर जांच कराए जाने की मांग की थी। आगे जांच होगी और जो भी सच सामने आएगा वो उसे मंजूर करेंगे। मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। लेकिन इस मुद्दे के उठने के बाद बीजेपी की तो जैसे बिन मांगे मुराद पूरी हो गई। बीजेपी ने सीधे उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया। क्यों नहीं लेते मुख्यमंत्री देशमुख जी का इस्तीफा? क्या देशमुख जी ने यदि मुंह खोल दिया तो वसूली सरकार कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी? क्या उनका यह डर है? आपको इस वार पलटवार में एक बात जरूर समझ में आई होगी कि सचिन वझे केस के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार में तालमेल कुछ बिगड़ा हुआ है। और इसी बीच अहमदाबाद में पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मुलाकात ने तो जैसे महाराष्ट्र के खेला को और भी दिलचस्प बना दिया है। अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। अमित शाह भले ही शरद पवार के साथ हुई इस मुलाकात की बात को सार्वजनिक न करें, लेकिन एक चीज जरूर साफ है, वो ये कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी मुश्किल में फंसती जरूर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी कश्मीर से। कश्मीर के शोपियान में 12 घंटे तक चले एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। वैसे इस एनकाउंटर के बाद कई दिनों से जारी पाकिस्तान का शांति वाला ड्रामा भी बेनकाब हो गया, क्योंकि इस एनकाउंटर में आतंकिस्तान का M4 प्लान डिकोड हुआ है। इमरान खान का शांति राग। जो हमें रोक के रखा हुआ है इस वक्त,
और हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर भी जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। भाजपा का शांति राग। ये भारत और पाकिस्तान के लिए पुरानी बातों को भूलने और आगे बढ़ने का वक्त है। अब कश्मीर में एनकाउंटर, तीनों बातों में कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन जब आप समझेंगे तो यकीन मानिए मार्च के महीने में लगातार पाकिस्तान से सुनाई दे रहे शांति के राग को आप भी एक साजिश समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सुरक्षा बलों को शोपिया एनकाउंटर में मिली कामयाबी की बात, क्योंकि इसी से आपको ये मालूम चलेगा कि कैसे शोपिया एनकाउंटर से आतंक का M4 प्लान डीकोड हो गया। शनिवार की रात से शोपिया में एनकाउंटर, 12 घंटे तक चला आतंक के खिलाफ ऑपरेशन। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शोपिया के वनगाम में मारे गए 2 आतंकवादी। मारे गए आतंकियों में एक का नाम है अनायतुल्लाह शेख, दूसरे आतंकवादी का नाम है आदिल अहमद मलिक। शोपिया का रहने वाला आतंकी अनायतुल्लाह शेख हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था। पिछले 3 वर्षों से आतंकी गतिविधियों में शामिल था और हाल ही में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था। वहीं आदिल अहमद मलिक अनंतनाग का रहने वाला था और 1 वर्ष से घाटी में आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहा था। इस एनकाउंटर में सेना के एक जवान ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया। तो ये हुई एनकाउंटर की पूरी जानकारी। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान का M4 प्लान क्या है। मारे गए दोनों आतंकवादियों के पास से सुरक्षा बलों को एक AK-47 राइफल मिली है और एक M4 कार्बाइन राइफल। इसके अलावा एक पिस्टल भी बरामद हुई है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको M4 राइफल के बारे में कुछ भी पता है? M4 राइफल का अधिकतर इस्तेमाल अमेरिका की सैन्य और मरीन्स की टुकड़ियां करती हैं। 2.9 किलोग्राम वजनी और एक बार में 950 गोली दागने की क्षमता रखने वाली इस आधुनिक और घातक M4 राइफल को अमेरिका ने बहुत पहले पाकिस्तान आर्मी को दिया था। लेकिन अब यही M4 राइफल कश्मीर घाटी में आतंकियों के पास से बरामद हो रही है। कश्मीर के IG विजय कुमार के मुताबिक वर्ष 2021 में आतंकियों के पास से 2 M4 कार्बाइन राइफल जब्त की गई है। बीते दिनों हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47 और एक M4 राइफल बरामद की गई थी। शक है कि शोपिया में मारे गए आतंकी अनायतुल्लाह को M4 राइफल भी पाकिस्तान से ही मिली। यानी शांति का राग अलापने वाला पाकिस्तान पीठ पीछे M4 वाली साजिश रच रहा है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि भारत पाकिस्तान पर कैसे भरोसा करे। कैसे मान लिया जाए कि पाकिस्तान ने आतंक का नकाब उतार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शोपियान एनकाउंटर में आतंकियों से बहादुरी से लड़ने वाले सेना के जवान पिंकू कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पिंकू कुमार बागपत के लोहारी गांव के रहने वाले थे। रात के वक्त ही गांव में उनके परिवार को बलिदान की सूचना मिली। परिवार में दुख का क्षण तो है, लेकिन इस बात पर गर्व भी है कि बेटे ने भारत माता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी है। महात्मा मैं तुमको मेरे बेटे का भी नाम रोशन हो, मैं तुमको मेरी बेटी का भी नाम रोशन हो, मेरी बेटी का भी नाम रोशन हो। 2 कन्या इनको सारा मेरा बेटा। मैं तो यही चाहूँ मेरा बेटा जवान हो के और बाप की जगह पे जाए। वहीं संडे की चौथी बड़ी स्टोरी म्यांमार से। शनिवार को म्यांमार में 2 नहीं 114 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ज्यादातर मौतें सुरक्षा बलों की फायरिंग में हुई। म्यांमार के इस ताजा नरसंहार ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और हर चिंतित देश के मन में सवाल कि क्या म्यांमार का तानाशाह यहां फिर से 1988 का खूनी इतिहास दोहरा रहा है। दिल्ली से 2335 किलोमीटर दूर यंगून एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर गोली चला रहा है।
दूसरी तस्वीर में भी ये पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर गोली चलाता दिख रहा है। यंगून से आई ये तस्वीर भी डराने वाली है। अचानक से गोली की आवाज आती है और ठीक 10 सेकंड बाद भीड़ के बीच में एक प्रदर्शनकारी गली में गिर जाता है। दूसरे प्रदर्शनकारी उसे उठाकर अंदर की तरफ ले जाते हैं। आर्मी डे के मौके पर म्यांमार की सेना ने बर्बरता की हदें पार की। शनिवार को जनता पर इससे भी कहीं ज्यादा अत्याचार किए। जानकारी मिली है कि म्यांमार में शनिवार को हुए नरसंहार में 114 लोगों की मौत हुई और जिन लोगों की मौत हुई उनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अब सवाल है कि क्या म्यांमार में ये खून खराबा 1988 के इतिहास को दोहरा रहा है? पहले आप जानकारों की राय सुनिए। ये नरसंहार म्यांमार में टॉलरेट बिल्कुल नहीं किया जाएगा और उसके बाद दबाव बनाना चाहिए। जो सेना है, जो मिलिट्री है, जो कि ये सब उन्होंने डेमोक्रेसी को हटाकर और अपना वहाँ पर आधिपत्य, अपना वहाँ पर रूल इस्टेब्लिश किया है। म्यांमार का ये जो काम है, ये जो कार्रवाई की गई है वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटरशिप में, वो चलेगी नहीं। म्यांमार में अभी सेना की कमान तानाशाह जनरल मिन ऑन्ग लैंग के हाथों में है। मिन ऑन्ग लैंग ने ही 1 फरवरी को म्यांमार में तख्ता पलट किया और तब से सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत कई लोकतांत्रिक चेहरे नजरबंद हैं। आप 1988 का दौर देखेंगे तो म्यांमार में उस वक्त भी ऐसा ही कुछ भयानक हुआ था। तब म्यांमार पर जनरल ने वीन का शासन था। जनरल ने वीन ने 1962 में तख्ता पलट किया था। इससे म्यांमार की जनता में नाराजगी बढ़ती रही और वर्ष 1988 के अगस्त और सितंबर महीने में म्यांमार का राजनीतिक आंदोलन चरम पर पहुंच गया। उसी वक्त सेना और जनता में टकराव शुरू हुए। सैनिकों ने जनता के खिलाफ इतने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया था कि 1988 के आखिरी महीनों तक मरने वालों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी थी। अब आप वर्तमान की तस्वीर देखेंगे तो 1 फरवरी 2021 यानी तख्ता पलट के दिन से म्यांमार में अब तक इसी तरह से 400 लोगों की निर्मम हत्या हो चुकी है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या म्यांमार के सैन्य प्रमुख जनरल मिन ऑन्ग लैंग म्यांमार के पुराने तानाशाह जनरल ने वीन के दिखाए खूनी रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या इसीलिए 2021 के म्यांमार में 1988 रिटर्न्स देखने को मिल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संडे की बड़ी स्टोरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन संडे की बड़ी स्टोरी की टीम से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। लेकिन याद रखिएगा, सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोरोना का खतरा टला नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.